गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। आ रही है। देख रहे हैं टॉपिक अपना पीरियोडिक टेबल चल रहा था। इसका अपन एक पोर्शन खत्म कर चुके थे। अब हम एप्लीकेशन वाले पोर्शन की तरफ मूव कर रहे थे। तो पुराना पोर्शन है उसको फास्ट रिवाइज कर लेते, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते। हाँ ठीक है, इतना पोर्शन आपका हुआ था। एक बार मैं आपको फास्ट रिवाइज कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। प्राउट प्राउट ने कहा कि एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उस समय की मतलब पता हुआ है, जितने भी एलिमेंट पता थे सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, जो कि गलत थी। आगे बढ़े। लेवाइजर इसने कहा कि एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड से सेमी मेटल का पता चला, ये भी फेल हो गया। अगला था डोबरनियर का ट्राइग्रुप। इसने कहा था अगर सेम कैरेक्टर के एलिमेंट ले तो पहले और तीसरे का जो एवरेज होता है तो मिडिल के बराबर था। ये हर टाइम फॉलो नहीं हो रहा था, ये भी गलत था। न्यूलैंड आया। इसने म्यूजिकल स्केल बताया कि मतलब अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करें तो जिस तरह म्यूजिकल स्केल में सारे गामा पाधानी सा हर आठवां वर्ड सेम वर्ड होता है, इसने कहा हर आठवां एलिमेंट सेम एलिमेंट होगा। लेकिन डी ब्लॉक जैसे ही आया ये भी फेल हो गया। फिर आया आपका लोथरमेयर। इसने एक ग्राफ दिया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, और ग्राफ की जो टॉप पोजीशन थी उसमें आपके एल्कली मेटल थे, लास्ट वाली पोजीशन में डी ब्लॉक था। एस्केंडिंग एस्केंडिंग पोजीशन में हेलोजन था और डिस्केंडिंग पोजीशन में एल्कलाइन अर्थ मेटल थे। फिर आया आपका मैंगनीज। इसने सबसे पहले ग्रुप पीरियड की बात करी। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 12 ग्रुप बनाए। फिर कैलकुलेशन किया, 7 पीरियड 9 ग्रुप दिए इसने। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, 8वां ग्रुप 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया। और इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किए थे एलिमेंट को, और कोशिश करी थी कि सेम ग्रुप में सेम कैरेक्टर के एलिमेंट रहे। इसके टाइम पे 63 एलिमेंट पता थी इसकी पीरियोडिक टेबल में, 63 एलिमेंट। अब इसके हमें फायदे क्या क्या हुए, मतलब मैंने आपको मेरिट्स करके हेडिंग लिखवाई होगी फायदे। तो इसका पहला फायदा ये था कि हमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट पता चला। कुछ एलिमेंट के नाम पता नहीं थे, सही नाम पता चले, जैसे सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके हमें एटॉमिक मास गलत पता थे, वो भी सही पता चले। यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनियम चुराते हैं रखे आपके पास। डिमेरिट्स, डिस्टरबेंस कहाँ आया इसमें? डिस्टरबेंस ये आया कि हाइड्रोजन की पोजीशन कोई फिक्स नहीं थी। दूसरा डिस्टरबेंस ये था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो आइसोटॉप को जगह मिलनी चाहिए थी, वो भी जगह नहीं थी। तीसरा ये था कि आपने तो एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया है। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्टर्ब था, जैसे अरे खान तेरी आई थापा को नहीं जानती। और लास्ट था लेंथनाइट एक्टिनाइट के लिए कोई इसमें जगह नहीं दी। समझ में आया सर? हाँ सर समझो। सब्जेक्ट हमें अपनी ही लैंग्वेज में आना चाहिए। अगर हमें अपनी लैंग्वेज में सब्जेक्ट पता होगा तो दुनिया की कोई भी किताब उठा के देखे, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, यूएसए सब समझ में आती, क्योंकि चीजें हमें पता है। अगला है आपका मॉडल प्रिडिक्टिव। इसको मॉडल ने दिया था। फिर इस पे मॉडल ने कहा कि जो एलिमेंट होता है उसका मेन कैरेक्टर एटॉमिक नंबर होता है। याद रखना, ये कह रहा था एटॉमिक मास, ये कह रहा है एटॉमिक नंबर। फिर इस पे रैंक और वर्गमन ने डेवलपमेंट किया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मेन कैरेक्टर। इसके हिसाब में
7 पीरियड है और इसमें 18 ग्रुप है। 4 ब्लॉक में इसने डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, एफ में जा रहा है तो एफ। और अब यहाँ पर बात है आपकी आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी नेम होगा ऑफ एलिमेंट, तो आपको याद रखना है, जीरो को आप बोलते हो निल, अन, डाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, और लास्ट में आपको आईयूएम लगाना होता है। मैंने आपको ये करवाया है, ठीक है बच्चा है? हाँ सर समझ गया। अब ग्रुप ऑफ पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपको पीरियड देखना है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन पीरियड कहलाती है। अगर आपको ग्रुप देखना है तो आपको पीरियड टेबल का 2, 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 32, 18, 32, 32 की सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और कुछ मैंने वर्ड बताए थे, एक बार बताया था नॉर्मल एलिमेंट। हाँ बता। और कौन सा था बेटा? नॉर्मल था, ब्रिज था, और टिपिकल, डायगोनल, टिपिकल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट था। इनर ट्रांजिशन। नॉर्मल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट हो, उसे आप नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें एस ब्लॉक और ई ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं एक्सेप्ट इनर गैस, क्योंकि इनर गैस का आउटर मोस्ट सेल फुल होती है। ब्रिज एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि आपने ब्रिज एलिमेंट क्या कहलाते हैं, तो आपको मैंने आपको बताया था जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसका फर्स्ट ग्रुप से और ग्रुप नंबर 11 से, कॉपर वाले से ग्रुप नंबर 11 से इसके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, तो इसके लिए ब्रिज का काम करता है। टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि इनके थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है वो टिपिकल एलिमेंट है। डायगोनल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो सेम होता है, इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हो लेकिन उसके पास डी सबसेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी लास्ट वाले को छोड़ के। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये सब मैंने आपको बताया था। अब कर दूं? हाँ सर कर दो। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं। ये टॉपिक अच्छा है, अगर समझ में आ गया तो बहुत मजेदार है, और नहीं समझ में आया तो फिर हम देखेंगे। हाँ, ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस में, एडवांस की चीजें बता रहा हूँ, मतलब एडवांस वाला ऐसे बना दिया। यहाँ आपने सिंपल कर दिया ए बी सी और डी, एक एलिमेंट उसने यहाँ सिल्वर सिल्वर रख दिया। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये आपको बताना है। सर ए कॉपर है, डी सिल्वर, नहीं डी गोल्ड है। बी गोल्ड है, हाँ गोल्ड है। बी डी 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 कॉपर सिल्वर गोल्ड। और सी कैडमियम है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, हाँ बिल्कुल सही, कैडमियम है। एल्यूमिनियम है, और निकेल, पैलेडियम है बी।
हाँ हाँ डी पैरेलल। पैरेलल, बिल्कुल, जिनको पीरियोडिक टेबल आ रही थी उनके लिए कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें, अगर इस टाइप का कुछ बनाता है तो हाँ हो जाएगा हमसे। हो गया। हाँ सर हो गया। अब अगली हेडिंग है आपकी, अब एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं, तो मैं पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में पढ़ाता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये सिंपल पार्ट है, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड के हिसाब से बढ़िया होता है, और अगर पेपर सिंपल आ रहा है, मीडियम आ रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। अब हम पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशन पार्ट पे हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे तरफ से मतलब है तो पीरियोडिक ही टेबल, तो जब भी आप रिवाइज किया करो आधा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक रिवाइज कर लिया करो, सेकंड पार्ट अगले से रिवाइज कर लिया करो, यदि आप एक चैप्टर को एक बार में रिवाइज नहीं कर पाते तो अगली हेडिंग है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। लिखे इसमें प्रॉपर्टी विच आर रिपीटेड रिपीट होना ए फिक्स इंटरवल are known as periodic property। कौन कौन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसे आप एक नाम और बोलते हो, आपने सुना होगा जेड इफेक्टेड। दूसरा है आपका एटॉमिक रेडियस। तीसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। अगला है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगला है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये रिपीटिशन, इन्हीं का रिपीटिशन होता है फिक्स इंटरवल के टाइम। सर वो फर्स्ट क्या लिखा आपने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेड इफेक्टिव। आयनाइजेशन एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म होता है आईई, इसका होता है ईए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है ईएल। एटॉमिक रेडियस का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, ऐसे करना। हो गया सर। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आपने पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो ये वाली प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ तो हमें वन बाय वन इनको देखना है। ये इसके एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है, ये 5 खत्म आपका चैप्टर। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हेडिंग लिखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आराम से चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, कोशिश बिल्कुल करना कि आपको समझ में आए। हो गया। हाँ सर हो गया। अब अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। मैं बिल्कुल कायदे से लिखवाऊंगा आपको।
अभी आपको केवल और केवल समझना है, जहां समझ में ना आए आप मुझे रोक देना, तो मैं दोबारा बताऊंगा। बिल्कुल ये आपको पहली बार नहीं समझ में आया, बिल्कुल शुरू चलूंगा। अब आप गौर से देखो, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है। न्यूट्रॉन। हाँ सर। और ये आपकी सेल है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, और ये चौथी सेल। ऐसी बहुत सारी सेल पॉसिबल है। सेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत? नो सर। आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आपको पता है। हाँ। तो आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज है। हाँ। तो बेटा आप गौर से सुने, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन। कैसे आया पता चला? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक बात आपको और पता है कि अपोजिट चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाँ। अगर सेम चार्ज है तब रिपल्सन लगेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर को ऐसे खींच ले, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। हाँ सर। हाँ। तो सुने, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सबसे बाहर वाली सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इसका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्या, न्यूक्लियस का? हाँ लगेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसी को आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। सर जो सिर्फ हमारा लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, उस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। समझा सर। नो सर। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप समझ गए कि न्यूक्लियस का अंतर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और देखो नाम से ही पता चलता है इफेक्टिव। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव चार्ज, फिक्स चार्ज जितना लग रहा है या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो आपको लिखना नहीं था। अब आपको दो डायग्राम बनाने हैं। सर हाँ बोले। सर सभी शेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं ना, कि सिर्फ लास्ट के बाहर वाले आउटर इलेक्ट्रॉन, हाँ सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही। हाँ लास्ट सेल। ओके तो उसको इफेक्टिव बना ना। हाँ अभी अभी तो मैंने आपको केवल समझाया है, तो रियल रियल चीजों पे आएगी जो आपको लिखना है। तो अब आप शुरू करो। आपने हेडिंग लिखी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो ऐसे। तो ये हो गया आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये हो गया आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। तो ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हो गई सेल और एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लगा। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, और इसके पास कुछ सेल होंगी, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, और भी सेल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। हो गया? हाँ सर। अब सुने,
बना लो, आप आराम से बनाओ। हो गया। अब देखो बेटा, आप देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो 100% लगेगा, फुल अट्रैक्शन हाँ फोर्स लगेगा। लेकिन हाँ आप फुल गौर से देखो, मतलब इस पे डेड इफेक्टिव फुल लगेगा। लेकिन आप इस वाले केस में देखो, हमें इस न्यूक्लियस का जो इस वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स है वो देखना है कि यहाँ पर तो अट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन इसका रिपल्सन भी तो काम कर रहा है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। हाँ तो आप जो है इस वाले पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन इस वाले पे अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है वो इसके अट्रैक्शन फोर्स को कम करेगा क्या? हाँ कम करेगा। तो सुने, जो अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को वीक करते हैं। यही फिनोमिना, एक नाम और आपने सुना होगा, शील्डिंग इफेक्ट। हाँ शील्डिंग इफेक्ट। फिर से सुनो, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। इसमें तो शील्डिंग इफेक्ट हो नहीं रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका 100% अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी तो लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से इसका अट्रैक्शन वीक हो रहा है। हाँ अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वीक हो रहा है, तो यह फिनोमेना शील्डिंग इफेक्ट है। हाँ सर समझ समझा। है? हाँ सर समझा। और याद रखना, अंदर वाली सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा क्या? हाँ ज्यादा होगा। तो आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लें। In a multi-electron system, ये डायग्राम बना लिया था? हाँ सर बना लिया। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते थे इसके नीचे, fully attraction force work, not fully attraction force work due to shielding effect। हाँ सर। तो आप ये fully attraction force work इसके नीचे, अरे न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन लग रहा है ना, हाँ और इस सर। वाले में नॉट फुली अट्रैक्शन फोर्स वर्क ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। हाँ सर लिख लिया। अब थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो लिखा है इसमें, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन क्या? इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम electron present in the inner cell, electron present in the inner cell। मैंने आपको लिखवाया ये आपका ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल, अंदर वाली सेल की जो इलेक्ट्रॉन। हो गया? हाँ सर हो गया। एक्ट एज शील्ड, SHIELD, शील्ड, या इसी का एक नाम और होता है स्क्रीन। इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, किसी किसी किताबों में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिखा है। तो act as shield और screen। यस CR ना? SCREEN, शील्ड और स्क्रीन।
for nucleus and last electron. Sir, repeat once. In a multi-electron system, electron present in the inner cell act as shield or screen for nucleus and last electron. हो गया? हाँ सर, हो गया। आगे लिखें, due to which electron will not experience full nuclear charge. नई लाइन से लिखें, actual nuclear charge experienced by the electron in the question is known as effective nuclear हिंदी? charge, इसका साइन होता है EAN, जो आपकी हेडिंग है। सर एक बार रिपीट करिए। In the question In is the known question, as EAN, effective nuclear charge. सर एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बोला था? In the question, इन द क्या? in the question, सर नहीं समझ रहा। अरे क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो ये QUESTION जो आपको क्वेश्चन दिया है, मतलब जिसका पूछा है आपसे। In the question is known as EAN, जिसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हो गया? हाँ सर, हो गया। देखो मैंने आपको क्या लिखवाया, एक बार आप अपनी थ्योरी पढ़ लेना। मैंने आपको ये लिखवाया कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस समय अट्रैक्शन फोर्स, जिसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो, 100% लगेगा। लेकिन यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस समय क्या होता है कि अंदर वाली सेल का इनर सेल का रिपल्सन वर्क करता है, जिसे आप शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। आप एक बार थ्योरी पढ़ लो, मैंने यही लिखवाया है आपको। हाँ सर, समझे। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बीच में कुछ है नहीं, तो 100% अट्रैक्शन लगेगा। उसी अट्रैक्शन को ये नए नाम से बोल रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, EAN बोल रहा है। तो इस पे EAN 100% होगा। अब इसका इससे अट्रैक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन है, तो इसकी रिपल्सन की वजह से इसका EAN कम हो जाएगा क्या? हाँ सर। बस मैंने आपको यही लिखवाया है, आप एक बार थ्योरी पढ़ के देख लें। अब करूं? हाँ सर। हाँ सर।
एक चीज और देखें, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसका साइन होता है जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दो या इसे अट्रैक्शन फोर्स कह दो, बात एक ही है। जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। और आपका जेड इफेक्ट क्या है? ये है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेड माइनस सिग्मा है। सिग्मा। हाँ, इतना नोट किया? हाँ सर करिए। फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर जेड माइनस सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल होता है जेड इफेक्ट, जिसे आप अट्रैक्शन फोर्स बोल दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, जेड इफेक्ट बोल दो, तीनों एक ही बात है। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। और जेड इफेक्टेड है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, और सिग्मा है आपका शील्डिंग कांस्टेंट। और इसमें ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू अट्रैक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सुन करे सर लिखा नहीं एक में। सर वो z इक्वल टू क्या लिखा आपने? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। हो गया सर। मैं आपको समझा देगा, आपको याद रखना है जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या है? वह है प्रोटॉन। फिर से एक बात सबकी मेरी लैंग्वेज में आप समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वह है प्रोटॉन जो बाहर वाले आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। जेड है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सिग्मा है वह प्रोटॉन जो रिपल्शन की वजह से फिनिश होता है। जैसे आराम से देखिएगा, आपका फॉर्मूला है बेटा जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। अब कोई है जिसका एटॉमिक नंबर है, सपोज करो आप 15, ठीक है? 15 एटॉमिक नंबर, इसके पास प्रोटॉन 15 31 मान लो, तो 15 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके पास 16 है, और इलेक्ट्रॉन इसके पास। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसका आप वो बनाओ चार्ज। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, तो 15 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन इसके 16 है, तो ये तो हो गए न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बनोगे 2 8 7 2 8 5 15 है। हाँ तो इसमें आप गौर से देखो 1 2 3 सेल होगी। पहली सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन के यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है? हाँ। अब देखो सबसे पहले मुझे जेड निकालना है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो जेड की वैल्यू 15 हो गई है। हाँ। कोई दिक्कत? अब और देखो, अब सिग्मा क्या है? अंदर वाले सिग्मा है
अब जो इस वाले का इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ तो इसका अट्रैक्शन लग रहा है, अंदर रिपल्सन भी तो लग रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके अट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व है, इसकी रिपल्सन की वजह से भी जिसके कुछ प्रोटॉन खत्म हो जाएंगे। हाँ तो सिग्मा वही वैल्यू है इसके रिपल्सन की वजह से जितने प्रोटॉन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से जितने प्रोटॉन डिस्टर्ब हो गए, खराब हो गए, खत्म हो गए, वही वैल्यू सिग्मा है। हाँ समझा। तो सपोज करें कि सिग्मा की वैल्यू है 8, मतलब आप समझो कि इसमें इतना रिपल्सन था कि इसने इसके 8 प्रोटॉन डिस्टर्ब कर दिए। हाँ हाँ अब देखो जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा 15 माइनस 8, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 7 आया क्या? हाँ तो सुने, जेड इफेक्टिव क्या है? वो है प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन लगा रही थी। जेड क्या है? टोटल कितने प्रोटॉन है, और सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से जितने प्रोटॉन खत्म हो गए। इनको समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझा। देखो जेड इफेक्टिव क्या है? वो है प्रोटॉन रियल प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं। जेड क्या है? टोटल कितने प्रोटॉन। सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस के कुछ प्रोटॉन डिस्टर्ब हो गए, खत्म हो गए। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। वो सिग्मा आपने मन से लिया ना सर 8? हाँ वो मन से ऐसे। अब इसका कैलकुलेशन का फंडा है, अभी मैं बोल के कर देता हूं। तो सर जेड इफेक्टिव मतलब 7 प्रोटॉन्स जो एक इलेक्ट्रॉन को ये कर। कैसे बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ सर वो आपने जेड इफेक्टिव का क्या बोला, 7 प्रोटॉन? जेड इफेक्टिव का मतलब मैंने आपको यह बोला कि वो है प्रोटॉन जो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स, 7 प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे क्या? अच्छा हाँ तो टोटल इसके पास 15 प्रोटॉन थे, लेकिन इसकी जो 8 प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया। समझा। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। हो गया सर। अब देखें, सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए रूल दिया हुआ है जिसे आप सिलेक्टर रूल के नाम से जानते हैं। आपको कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये जो आपका सिग्मा है इसका कुछ मतलब कुछ लोग शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं।